आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 19 की शीट बी के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस शीट में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ आपको रिफ्लेक्ट होंगे जो पास्ट ईयर्स वगैरह में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ और उनके सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 1 है आपके पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर टुगेदर कॉल्ड, कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? हम उसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। आइसोबार्स है, ठीक है, मैं बता चुका था आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। बट आइसोबार्स में इसका रिवर्ट वर्क होता है। आइसोबार्स में जो है मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर चेंज होता है। या तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा या तो एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा। दीज आर द एलिमेंट आर नोन एज आइसोबार्स एंड इन एलिमेंट के रिएक्शन को हम बीटा डीके भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीटा डीके। तो ऐसे एलिमेंट जिन्हें आइसोबार्स कह रहे हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ आल्सो बीटा डीके। तो ऑप्शन ए पढ़ लें बेटा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। यस पॉसिबल, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, ऊपर ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये ऑप्शन ए जो है वो आंसर है किसका? आइसोटोप्स का, नॉट आइसोबार्स का। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी में देखें, सेम मास नंबर, मास नंबर सेम होगा। यस राइट है, आइसोबार्स में ऐसा ही होता है। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो दिस इज लुकिंग राइट आंसर। सी है बेटा, बोथ मासेस नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। तो ये आइसोटोन्स कहलाते हैं ऐसे एलिमेंट, आइसोबार्स नहीं कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो दिस इज़ नॉट आइसोबार्स। ठीक है, तो आंसर था सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या कहता है? द न्यूक्लियाई विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर गलती से पहले आ गया। ऑप्शन ए इज़ आइसोटोप। आपके पास ए भी है, बी आइसोमर्स हैं, ये केमिस्ट्री में आपके पास एलिमेंट होते हैं। आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं। तो आइसोबार्स में जो है चार्ज नंबर सेम होता है, आइसोटोन्स में जो है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। बहरहाल यहाँ पर क्या कह रहा था कि न्यूक्लियाई विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से मुराद चार्ज नंबर क्या होगा? सेम होगा, यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा। और मास जो डिफ़र करता है वो किसकी वजह से करता है? न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से करता है। किसकी वजह से करता है? न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से करता है। ठीक है, ओके बेटा, मज़ीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल इज़ सिमिलर टू। अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सिमिलर होता है किसका? हीलियम एटम का, हीलियम न्यूट्रॉन का, हीलियम न्यूक्लियस का या ड्यूट्रियम का। तो हम बात कर रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर एक हीलियम एटम भी आपको नज़र आ रहा है और हीलियम न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन ई दूँ तो दे बोथ आर लुकिंग द सेम आंसर, क्योंकि किसी भी एटम का जो होल मास है वो कंसंट्रेटेड होता है एट देयर सेंटर पॉइंट विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। और जब हम एटम की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है न्यूक्लियस भी आ जाता है, शेल या ऑर्बिट्स भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, शेल या ऑर्बिट्स भी आ जाते हैं। जी बेटा, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से।
और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओनली, या सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओनली मास नंबर में इजाफा करता है, ये भी गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यही एंड प्रोटॉन, ये और ये, इसका मतलब मास नंबर की बात हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, तो यही जवाब होगा। किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बेसिक्स नहीं पढ़ रहे थे, तो प्लीज़ ये जहन में रखें कि सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होते हैं। अगर हैं तो वो एटम फ़िलहाल स्टेबल स्टेट में है। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में या आयनिक स्टेट में आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करेगा। गेन या लूज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होगी। तो बेटा आयनिक होने की वजह से एटॉमिक नंबर या एटम की नस्ल चेंज नहीं होती, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद फिक्स होती है। ठीक है, तो लिहाजा प्लीज़ क्लियर रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ एमिटेड फ्रॉम रेडियम 88226। 88 जो है इसका एटॉमिक नंबर है Z, और 226 जो है इसका मास नंबर है। व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर क्या होगा। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये रेडियम था हमारे पास और क्या निकल रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल। क्या निकल रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल हम किसे कहते हैं बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को। कैसे कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का मास नंबर 4 होता है और चार्ज नंबर 2 होता है। इसका मतलब कि 88 में से जो है वो माइनस हो गया 2, तो ये कितना बचा, आपने सबसे पहले इस बात को देखा, ये बचा 86। तो 86, वेर इज़ 86, 86 एक ही जगह पर इत्तेफाक से, तो फिर यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, फिर आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी गई है, रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए देखते हैं। ये आपके पास x था, ये z एटॉमिक नंबर था, a मास नंबर था। जब ये रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तो हुआ क्या कि इस z में 1 प्लस हो गया, यानी इसने जो है जनाब ये कह लें कि इसका चार्ज नंबर 1 टाइम बढ़ गया, चार्ज नंबर में इजाफा हो गया। ठीक है, और इस तरह ये कह लें कि इसका मास नंबर जो है वो सेम है। जब मास नंबर सेम हो, चार्ज नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा पार्टिकल, बीटा इमिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इधर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, -1 इंटू 0। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखें, टोटली बैलेंस इक्वेशन है। क्या है बेटा, बैलेंस इक्वेशन है। हमने पढ़ा था कि तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, जनाब कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह को सबको ओबे करते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस इक्वेशन है और बीटा पार्टिकल मिल रहा है। सही है बेटा, आगे चलते हैं मज़ीद इस क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इस इक्वेशन में देखें तो बेटा अगर मैं देखूं, ये x है, ये z है, और ये क्या है, a है। तो आगे देखते हैं, कोई भी रिएक्शन हुआ, किसी भी वजह से रिएक्शन हुआ, z और a सेम रहा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर जो है ये क्या थी, गैमा रेडिएशन थी। ठीक है, तो अब वो पूछता है कि ये इमिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या अल्फ़ा इमिशन को रिप्रेजेंट करता है, बीटा इमिशन को रिप्रेजेंट करता है, गैमा पार्टिकल्स को या गैमा रेडिएशन को शो करता है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ना z चेंज हुआ ना a चेंज हुआ। अगर z चेंज होता तो बीटा इमिशन होता, अगर a चेंज होता तो और z भी चेंज होता तो माइट भी हमें अल्फ़ा पार्टिकल की शक्ल मिल रही होती, माइट भी। हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते कितना चेंज होता। ठीक है, जब कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब आपको क्या मिल रही है बेटा, रेडिएशन मिल रही है। तो इसका मतलब कौन है, गैमा पार्टिकल है या गैमा रेडिएशन है। ठीक है, तो मज़ीद आगे चलते हैं।
डीके कांस्टेंट को बेटा एन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन जो है वो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहलाते हैं, या पेरेंट एटम या पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ठीक है, लैम्डा जो है वो आम ज़बान में इसे तो हम वेवलेंथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसे नाम दे रहे हैं किसका? डीके कांस्टेंट का। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? डीके कांस्टेंट। टी जो है वो टाइम कहलाता है इन विच द पार्टिकल्स आर डिकेइंग। ठीक है, और Ln2 जो है वो एक फंक्शन है जो हाफ लाइफ के अंदर आता है, 0.693 के बराबर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया क्या? लैम्डा। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? ठीक है, डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Ln2 अपॉन टी हाफ। तो Ln2 जो है ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो लिहाजा इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? सेकंड इनवर्स। क्या बनेगी? सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या है बेटा? सेकंड इनवर्स है। सही है, आगे चलते हैं बेटा। तो आगे मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। इत्तफाक से आंसर सामने हैं आपके, तो ये याद रखने वाली भी बात है। बहरहाल ग्राफ से मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लॉन्गर हाफ लाइफ, इनमें से कौन सा मटेरियल लॉन्गर हाफ लाइफ रखेगा? रेडियन कुछ भी नहीं होता, पोलोनियम, और ये रेडियन था, हाँ याद रखिएगा, ये रेडियम है। और यूरेनियम डिसइंटीग्रेट जल्दी जल्दी होता है, पोलोनियम भी डिसइंटीग्रेट जल्दी जल्दी होता है। तो एक रेडियम बचा जो डिसइंटीग्रेट स्लोली होता है। स्लोली होगा तो इसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी? लॉन्गर होगी। ठीक है, स्लोली होगा तो हाफ लाइफ भी क्या होगी? लॉन्गर होगी। ठीक है बेटा, ये जहन में रखिएगा। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पार्टिकल विच कैन बी एडिड टू द न्यूक्लियस। ऐसा पार्टिकल कैन बी एडिड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ऐड हो रहा हो। ठीक है, वो कोई ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के साथ ऐड हो रहा हो, ऑफ एन एटम, एटम के, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जब ऐड हो तो उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज ना करें। आइए देखते हैं वो कौन होगा, वो पार्टिकल कौन होगा। ठीक है, पार्टिकल कौन होगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या तो ऐड हो जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, ये एडिशन को शो कर रहा हो, ये सब्ट्रैक्शन को। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ऐड होना किसी भी एटम में या सब्ट्रैक्ट होना, दिस इज द सेंस इज नोन एज आयोनाइजेशन। ठीक है, अब आईपी इसकी प्लस है या माइनस है? प्लस कब होगी? जब दे देगा। ठीक है, आईपी प्लस, अब इस ऐड के मीनिंग में चेंज कर रहा हूँ। आयनाइजेशन पॉजिटिव कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी आयनाइजेशन क्या होती है बेटा? माइनस होती है, यानी लेने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यहाँ पर आयनाइजेशन पॉजिटिव से मुराद एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है, या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो हमारे पास अगेन क्या होगा? बीटा डी के होगा। क्या होगा? बीटा डी के। या कम होगा तब भी बीटा डी के होगा। बढ़ेगा तो आपके पास पॉजिटिव डी जनाब नेगेटिव बीटा डी के, और कम होगा तो पॉजिटिव बीटा डी के होगा। ये मैं आपको इक्वेशंस में थ्योरी लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। अगर आपका वो थ्योरी लेक्चर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चंस के आंसर भी ईजी होंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऐड होने से क्या होता है? न्यूट्रॉन के ऐड होने से ना तो आयनाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, ना तो आपके पास अल्फ़ा बीटा या गैमा पे फ़र्क पड़ता है। न्यूट्रॉन के ऐड होने पे कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो दिस इज़ राइट आंसर। ये क्या हो गया? राइट आंसर। अल्फ़ा पार्टिकल होगा तो बेटा केमिकली आपके पास रेडियो एक्टिव प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है बेटा, चले जनाब और आगे चलते हैं और आगे अंडरस्टैंड करते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने क्या मतलब पढ़ा था, कैडमियम रॉड्स किस लिए यूज़ होती हैं? ठीक है, प्रोड्यूस न्यूट्रॉन। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करता हो। तो न्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियर फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया।
ठीक है, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, पीप अप न्यूट्रॉन, दिस इज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन को स्पीड अप, तो स्पीड अप करने का भी कोई प्रोसेस नहीं था न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये दो आपके पास ऑप्शन तो हो गए गलत। ठीक है, बाकी आपके पास बचे ये दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ये स्लो डाउन द न्यूट्रॉन का काम करता है मॉडरेटर। क्या करता है? मॉडरेटर। मेरे बच्चा, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये तरीक़ेकार होता है कि जो ऑप्शंस आपको मालूम होना, तो पहले उन ऑप्शन को क्लैरिफाई कर लें खुद से। मुझे ऑप्शन मालूम था प्रोड्यूस न्यूट्रॉन, मैंने पूरे रिएक्टर में नहीं पढ़ा कि जनाब कोई चीज़ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती है सिवाय किसके? न्यूक्लियर फ्यूल के। तो इधर तो न्यूक्लियर फ्यूल की बात ही नहीं हुई, इधर बात हुई है कैडमियम रॉड्स की। ठीक है, अच्छा। और स्लो डाउन द न्यूट्रॉन ये मॉडरेटर करता है। स्पीड अप द न्यूट्रॉन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रोसेस को स्पीड अप करे। ठीक है, स्पीड अप के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसमें एनर्जी का ज़्यादा होना लाजमी है। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टर जो है अपनी वर्स्ट कंडीशन, ब्लास्टिंग कंडीशन पे चला जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ क्या बचा अब? एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है ताकि उस प्रोसेस को कंट्रोल बना सके, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन बना सके, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन बना सके। ठीक है बेटा, ओके, आगे चलते हैं। नंबर 14 है बेटा, बीटा पार्टिकल इज सिमिलर लाइक। बीटा पार्टिकल जो है वो किस तरह का होता है? ठीक है बेटा, बीटा पार्टिकल किस तरह का होता है? ठीक है, या कौन होता है? प्रोटॉन होता है? नहीं जी, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो इससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्वेंसी लाइक सिंबल से। अल्फा पार्टिकल, दिस इज 2He4। इट इज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो बीटा पार्टिकल आर लाइक मीन किस तरह का बिहेवियर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की तरह, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेवियर कर रहे होते हैं बेटा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 की जानिब जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द एक्स रेज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? एक्स रेज के लिए। दे कैन नॉट कॉज आयनाइजेशन ऑफ एयर। क्या ये आयनाइजेशन एयर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट करते हैं किसके ज़रिए? इलेक्ट्रिक फील्ड से। और दे आर यूज टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन द कास्टिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ा यूज़ है बेटा एक्सरेज का, ऑप्शन डी, कि मेटल में या इंसानी हड्डियों में फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। अब मटेरियल में कैसे? कोई चीज़ आप मेटल की बनाइए, उस मेटल की चीज़ बनाने में आपने, वो मेटल जब कास्ट हो रहा था तो कहीं से क्रैक तो नहीं था, कहीं से कोई होल तो नहीं रह गया था, ठीक है, कहीं से कोई और XYZ इशू तो नहीं था। तो बहरहाल ये डिफेक्ट्स देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोस्टली एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तो आइए बाकी तीनों ऑप्शन पे जाते हैं। एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरेज नेवर कॉज आयोनाइजेशन, क्योंकि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, यानी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन उसकी आयोनाइजेशन सबसे कम होती है। ठीक है, उसकी आयनाइजेशन क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, तो आयनाइजेशन जो है वो सबसे कम है। बहरहाल ये तीनों ऑप्शन इस तरह गलत हो गए और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी हो गया। 16 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तहत द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, एटम में जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करते हैं? इस कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर,
तो वाकई सेंटर पे कंसंट्रेटेड होते हैं और हाई डेंसिटी पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट। तो ये रदरफोर्ड ने कहा था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन जो है इसके ऑटोमेटिकली गलती से ऑप्शन आ गया है, आंसर आ गया सामने, तो बाकी ऑप्शन जो है आपके सामने गलत है। रीड देम, बहुत दफ़ा आप इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपने बहुत से एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था। पर द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन। मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो हमेशा कम होता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मुकाबले में, दैट मेकअप द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस को बनाता है। द डिफरेंस ऑफ द टू मासेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन नेवर। जो डिफरेंस ऑफ मासेस है उसे फिजन भी नहीं कहते हैं, फ्यूजन भी नहीं कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी नहीं कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है बेटा, इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। चले जी आगे चलते हैं। द मास डिफेक्ट इज़ डिफाइंड एज, मास डिफेक्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं, बहरहाल देखते हैं। दिस इज़ जेड एम पी, दिस इज डेल्टा एम, मास डिफेक्ट को कहते हैं। जेड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड चार्ज नंबर कहते हैं। तो कभी भी चार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, जेड एम पी प्लस ये जो आपके पास लिखा हुआ है ए माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट का मास है न्यूक्लियस में मौजूद, वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, तो लिहाजा यही एक करेक्ट ऑप्शन है, मास डिफेक्ट। ठीक है बेटा, बाकी ये ऑप्शन गलत हो गए आपके पास ऑटोमेटिकली, दे आर द फेक आंसर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम अपॉन ए, दिस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आपके पास कहलाता है। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला अभी अभी आप देख कर आ रहे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस जेड एम ई, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन ए। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं, ये एन जो है मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये एम एन से मुराद मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों के मास ऑफ सम न्यूक्लियंस के जो सम का मास है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसको जब डिवाइड कर देंगे मास नंबर ए से, तो आपके पास आ जाएगा मास डिफेक्ट, यानी डेल्टा एम अपॉन ए, दिस इज सिमिलर टू डेल्टा एम अपॉन ए। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर में देखें ज़रा, सही लिखा हुआ है, इधर गलती से रह गया होगा, बहरहाल टाइपिंग इशू, नो इशू। तो क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी जो यूनिट है वो किसकी है बेटा, रेडियो एक्टिविटी की है। आगे देखते हैं, द रेडियो एक्टिविटी डीके, radioactive decay of a certain nuclei is governed by the following relationship, dn by dt is equal to minus lambda n। ये कहलाता है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। क्या कहलाता है बेटा, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। यहाँ पर लैम्डा जो है वो 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 8 है, दिस इज़ एक्सपोनेंट माइनस 8। तो ये बेटा पावर पॉइंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कन्वर्ट करने में, टाइप करने में, फिर एक ही चीज़ को देखने में। बहरहाल आगे देखते हैं, सेकंड इन्वर्स इसकी यूनिट होती है लैम्डा की। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ, हमें हाफ लाइफ मालूम करनी है, तो हाफ लाइफ मालूम करने का फॉर्मूला इजी है, टी हाफ बराबर होता है किसके, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या आपके पास होता है क्या 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है बेटा। ये सोल्यूशन की एक शक्ल भी आपको दिखाई हुई है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2.9 एक्सपोनेंट 7 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं 22 में, बीटा पार्टिकल आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय द क्लूजन। बीटा पार्टिकल जो है इजीली डिफ्लेक्ट होते हैं किसके ज़रिए, क्लूजन के ज़रिए। ठीक है, और देन हैवी। ठीक है, और ये जनाब डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन दूसरे पार्टिकल के मुकाबले में कैसा है, तो यह बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है या अल्फ़ा करता है, ये बीटा इटसेल्फ बीटा से करता है, ये गैमा से करता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डिफ्लेक्शन जो है वो सबसे
कम होती है बेटा हैवियर पार्टिकल की, और डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होती है वो लाइटर पार्टिकल की। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीटा पार्टिकल आर इजीली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, बीटा पार्टिकल जो है इजीली डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, देन किसके मुकाबले में, यानी जो भारी पार्टिकल होगा। अब भारी पार्टिकल क्या कहना है, नो। बीटा इटसेल्फ बात की जा चुकी है तो बीटा है नो। ठीक है, तो कौन बचा, अल्फ़ा। अल्फ़ा वाकई भारी है, किसके मुकाबले में, बीटा के मुकाबले में, तो राइट आंसर इज अल्फ़ा पार्टिकल। आगे देखते हैं, वाई गामा रेडिएशन आर यूज टू किल द बैक्टीरिया टू स्टरलाइज द सर्जिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है बेटा, तो वाई गामा रेडिएशन आर यूज टू किल, गामा रेडिएशन जो है वो क्यों यूज़ होते हैं बैक्टीरिया को स्टरलाइज करने के लिए, कहाँ पर, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, बिकॉज दे आर द चार्जलेस। बिल्कुल, गामा रेडिएशन चार्जलेस होती है, मासलेस होती है, कोई मास नहीं होता, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। तो इसका मतलब तीनों ही आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द मोस्ट यूज़फुल ट्रेसर, रेडिएक्टिव ट्रेसर जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जो है वो क्या कहलाता है, कार्बन 14। आयोडीन जो है वो थायराइड वगैरह के कैंसर में यूज़ हो रहा होता है। कार्बन 12 जो है आपके पास नॉर्मली एक सिंपल कार्बन है, ठीक है, जो कोल वगैरह की फॉर्म है। कार्बन 14 जो है आइसोटोप ऑफ कार्बन है, जो कार्बन डेटिंग वगैरह और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, सोडियम इज़ लाइक सिंपल सोडियम, ठीक है, मटेरियल, तो इसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेडिएक्टिव ट्रेसर्स की बात की है तो वो हम कार्बन 14 का यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिटेल से बता चुका हूँ आपको मैं रेडिएक्टिव ट्रेसर्स के बारे में। द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ 92 to 35। बेटा आसान तरीका है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का, वो क्या है, 235 minus 92। what is 235, this is a, what is minus 92, this is z। तो a माइनस z जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 143 बचेगा। आगे देखते हैं, यूरेनियम 238 है, डिफ़र करती है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है यूरेनियम 238 को 235 को। ठीक है, इन इट कंटेन्स 3 मोर, ये क्या 3 ज़्यादा कंटेन कर रहा है, तो बेटा देखें ज़रा फ़र्क आ रहा है सिर्फ किस में, मास नंबर में। चार्ज नंबर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, चार्ज नंबर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, यानी इसका भी चार्ज नंबर 92 होगा और इसका भी चार्ज नंबर क्या होगा, 92 होगा। ये आइसोटोप हैं आपके पास यूरेनियम के, जो 235, 236, 237, 238, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो ये आइसोटोप्स हैं बेटा किसके, यूरेनियम के। तो क्या न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, यस, न्यूट्रॉन जो है मास नंबर को बढ़ाता है, नॉट अल्फा पार्टिकल, नॉट प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉजिट्रॉन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27 पर। रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ द इंटरमीडिएट मास नंबर आर कॉल्ड। ठीक है, तो एटम जो न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, और स्प्लिटिंग जो है वो फ्यूजन नहीं कहलाती, कंबाइनिंग जो है वो फ्यूजन कहलाती है, कंबाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, फिजन जो है ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, नॉट मेसॉन रिएक्शन होता है, एनाइलेशन रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 27 में देखते हैं, 28 में, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फिजनेबल आइसोटोप कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो फिजनेबल आइसोटोप कंटेन करता हो उसे हम क्या कहते हैं, कूलेंट कहते हैं, नहीं जी, रिएक्टर फ्यूल कहते हैं। रिएक्टर फ्यूल को हम न्यूक्लियर फ्यूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल भी कहते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर। मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं 29। व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मास 5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ द 100 मीटर पर सेकेंड। लेमडा बराबर होता है किसके बेटा, h/mv के। तो मास इंटू वेलोसिटी, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास देखें पावर सबकी सेम है, इसका मतलब कि सोल्यूशन जो है वो नियरेस्ट है आपके पास। ठीक है, तो 6.63 और डिवाइड करेंगे आप एक्सपोनेंट माइनस 34 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 × 100 से। 100 ऊपर पावर माइनस 34 के साथ माइनस 36 बना देगा, यानी 6.63 डिवाइडेड बाई जब 5 होगा तो 6 बड़ा है, नीचे 5 छोटा है,
तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग करके आ रहा होगा। तो ये कॉमन सेंस का छोटी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थी आपके लिए, ताकि आप जहन में रखें इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो एसोसिएट करते हैं किससे, वाटर और द हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, फॉसल फ्यूल्स एनर्जी। वाटर से हासिल होने वाली एनर्जी को हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं, ज़मीन से मिलने वाली एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। फॉसल फ्यूल गले सड़े मादे, इंसानों के गलने सड़ने की वजह से जो एनर्जी मिलती है आपके पास, वो फॉसल फ्यूल एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिल रही हो, ठीक है। टाइडल एनर्जी जो वेव या टाइड्स की वजह से आपको एनर्जी मिल रही हो, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का ऑप्शन राइट है। 31 है बेटा आपके पास। 31 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या एक्सप्लेन करता है बेटा। क्वेश्चन 31 में आपसे कहता है जनाब कि एक आइडेंटिफाई द स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजन प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, ये आपको एक ऑप्शंस दिए गए, डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए गए, और ये स्कीमेटिक डायग्राम भी बेटा आपको दी गई है। तो आपने इस डायग्राम से क्या करना है, इस डायग्राम से क्या करना है, एक करेक्ट ऑप्शन को बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है। ये हैवी न्यूक्लियस है सारे, ये भी हैवी न्यूक्लियस है, ये भी हैवी न्यूक्लियस है, ये भी हैवी न्यूक्लियस है, ये भी। ये उस हैवी न्यूक्लियस के ड्यूरिंग रिएक्शन की कंडीशन है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, डायग्राम देख के हेजिटेट नहीं होइएगा। ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है किसके ऊपर, हैवी न्यूक्लियस पर। अब आप ज़रा कॉमन सेंस समझ जाएं, जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है हैवी न्यूक्लियस पर और दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियाई, एक कोई भी एक्स न्यूक्लियाई और एक वाई न्यूक्लियाई, दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में बेटा लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, हैविंग द न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या रखते हुए, न्यूट्रॉन रखते हुए, और क्या रखते हुए, एनर्जी रखते हुए। ठीक है, और क्या रखेगा, एनर्जी रखेगा। तो ये जो है आपके पास प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, इसने लिख भी दिया है, देखें, फिजन फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपके पास क्या कहलाएगा, सारी बात है, फिजन प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजन प्रोसेस। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजन प्रोसेस। क्वेश्चन में भी बता दिया गया है कि फिजन प्रोसेस स्कीमेटिकली बताओ कौन सा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जनाब क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑप्शन सारे पढ़ना हमारे लिए लाजिम और लाजिम और लाजिम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर न्यूट्रॉन है, अच्छा ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट श्योर इन डायग्राम, आई थिंक इट इज़ 2, दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो मास नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, देन एक्साइटेड स्टेट आई उसकी जब न्यूक्लियॉन्स रिएक्शन हो रहा होता है। ये फिजन फ्रेगमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड 0 1 एस। ठीक है, एक न्यूट्रॉन मिल रहा है और क्या मिल रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्यू इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, 0 एन 1। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, तो हैवी न्यूक्लियस है, एक्साइटेड एटम है। ठीक है, और 0 1 एस है, और क्यू एनर्जी मिल रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके आई थिंक एनटीएस में आया था लास्ट टाइम, और एनटीएस वालों ने दिया था, और मैंने एज इट इज़ इसको स्कैन करके इधर पुट किया है। ठीक है, तो बहरहाल क्वेश्चन पार्ट डी देख लें, तो ये हैवी न्यूक्लियस है, एंड देन ये रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, एक्साइटेड स्टेट आ रही है, एक्स वाई एटम आ रहा है, 0 1 न्यूट्रॉन आ रहा है, एंड क्यू आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूँ, ऑप्शन जो है यहाँ पर ए फॉर्म में आ रहा है, तो बहरहाल यहाँ 3 न्यूट्रॉन एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन जो है फिर ए राइट हो जाएगा। जी बेटा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और क्या करना होता है उनके लिए। तो फिर जब क्वेश्चन बेटा गलत होते हैं तो उस पर फिर आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस में कुछ ऑप्शन जो है इस तरह डिस्क्राइब होते हैं
कि ये स्लो न्यूट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 न्यूट्रॉन कर देते हैं, ये 0 1 कर देते हैं। बहरहाल ये ऑप्शन तो बहुत सारे बन सकते थे, बस आपको ये पिक्चर दिखानी थी। एज इट इज़ मैंने ये एनटीएस का क्वेश्चन बेटा यहाँ पर इंसर्ट किया था। 32 देखते हैं। ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, बीटा इमिशन टेक प्लेस। बीटा इमिशन जो है वो टेक प्लेस करता है अलॉन्ग विद द डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियस के साथ, बिकॉज ऑफ द बीटा पार्टिकल इमिशन ऑफ द मास नंबर A ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस के मास नंबर A पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको बता चुका हूँ, मास नंबर कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है बीटा इमिशन में बेटा, ठीक है। तो 33 पे चलते हैं। इन फ्री स्टेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज, बता चुका हूँ आपको। फ्री स्टेट में जो है मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो लेस होता है किसके मुकाबले, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स के मुकाबले में, ठीक है। ग्रेटर देन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। नहीं जी, ग्रेटर नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास जो है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से। इक्वल टू द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, नेवर। लेस देन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, यस, ठीक है। फार ग्रेटर देन नेवर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल डीके। किसका प्रोसेस पूछ रहा है बेटा, नेचुरल डीके का प्रोसेस पूछ रहा है। ऑफ सम हैवी न्यूक्लियाइड, ठीक है, सम कुछ हैवी न्यूक्लियाइड्स के लिए, इज़ बिकॉज ऑफ, क्यों होता है, किस फिनोमेनन की वजह से होता है। प्रोसेस ऑफ नेचुरल डीके ऑफ द सम हैवी न्यूक्लियस, यानी कुछ हैवी न्यूक्लियस होते हैं जो इटसेल्फ डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने को कहते हैं, ठीक है, तो उसकी बात ही नहीं हो रही इधर, तो हम डीके की बात हो रही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी नहीं है क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर होते हैं, इसमें न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो बचा क्या आपके पास ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो 35 में देखते हैं। लेट एक्स बी द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग द नो एंड नॉट न्यूक्लियाई, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू डीके द एलिमेंट टू 1/2, ठीक है, वो टाइम जो डीके होने के लिए लगे, किसके लिए, 1/2 के लिए, ऑफ द इनिशियल नंबर, ठीक है, एंड नॉट इज़ नोन एज, ठीक है भाई। तो ऐसे टाइम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके नेवर, बता चुका हूँ पीछे में, डीके कांस्टेंट नेवर, ये कहलाता है हाफ लाइफ। क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। डीके टाइम कुछ भी नहीं होता, वो टाइम जिसमें ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद का हाफ बच जाए, दिस इज़ हाफ लाइफ, ठीक है बेटा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास। द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंटेनिंग एन नॉट न्यूक्लियाई ए नॉट, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई व्हेन द एक्टिविटी हैज़ डिक्लाइन टू ए नॉट बाई 2। क्या कहता है, इनिशियल एक्टिविटी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंटेनिंग एन नॉट इज़ एन नॉट, एन नॉट न्यूक्लियाई ए नॉट, ठीक है। हमारे पास इनिशियली जो है जनाब एन नॉट न्यूक्लियाई है, उसकी एक्टिविटी ए नॉट है। अब पूछना क्या चाह रहा है आपसे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई कितने होंगे, व्हेन द एक्टिविटी हैज़ डिक्लाइन टू, जब एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो जाए, कम हो जाए, किसके बराबर हो जाए, ए नॉट बाय 2 हो जाए। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको समझा देता हूँ इन बेस्ट मैनर, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से हमने एक्टिविटी ली थी, ये बराबर होती है लैम्डा एन के, ठीक है। और यहाँ पर एन जो है वो किसके बराबर है, एन नॉट बाय 2 के बराबर है, ठीक है। तो सॉरी एन के, तो यहाँ पर जो है आप अपने जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे तो ऑप्शन इत्तेफाक से सामने आ चुका है। तो आंसर आपके पास आएगा कितना बेटा, एन नॉट बाई 2। और इसका आंसर फिर मैं कॉपी पे भी मज़ीद सॉल्व कर दूंगा। तो एक कॉमन सेंस है कि यहाँ पर, बल्कि छोड़ें यहीं बता देता हूँ। देखें एन नॉट हमारे पास तादाद थी, जब एन नॉट तादाद थी तो एक्टिविटी क्या थी, ए नॉट थी,
ठीक है, जब तादाद एन नॉट बाई 2 हुई तो एक्टिविटी भी क्या हो गई, ए नॉट बाई 2 हो गई। ठीक है, 1:1 का रिलेशन है ये। ठीक, तो बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन था। तो एक्टिविटी जैसा कि लैम्डा एन के बराबर होता है, अगर ये ए नॉट था तो ये एन नॉट था, तो डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो एन नॉट बाई 2 हो गया आपके पास आंसर। सही है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, बीटा emission take place along with the daughter nucleus because of the this is the beta particle emission. Sorry, this question has been repeated. आगे चलते हैं 38 पर। द एटॉमिक नंबर z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम जो है वो जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, ठीक है, और इसके अलावा पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। 39 देखते हैं बेटा। अ सोर्स इनिशियली कंटेन एंड नॉट न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड, हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लियाई हैव डीके आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ द 3 हाफ लाइफ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है, 3 हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ 3 है हमारे पास, फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर उसका हाफ करो सेकंड हाफ लाइफ, जो सेकंड हाफ लाइफ आई है उसका भी हाफ करें तो वो थर्ड हाफ लाइफ होगी आपके पास। ठीक है, एक ऐसी सोर्स जिसके इनिशियली एंड नॉट न्यूक्लियाई मौजूद हो, ठीक है, और हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लियाइड हैव डिकेड आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ द 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ के बाद कितने एलिमेंट जो है वो डिकेड हो रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये मैं बता चुका था लेक्चर के लास्ट में बेटा, एन नॉट इंटू हाफ ऑफ द पावर एन। एन जो है वो कहलाता है नंबर ऑफ लाइफ्स। क्या कहलाता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ लाइफ्स। कितनी नंबर ऑफ लाइफ्स थी बेटा, 3 नंबर ऑफ लाइफ्स थी, यहाँ हमने 3 पुट कर दी। ठीक है, तो 1/2 की पावर 3 जो है वो 8 आती है, तो एन नॉट बाई 8, तो वेर इज़ एन नॉट बाई 8, दिस इज़ एन नॉट बाई 8। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, बस फॉर्मूला याद होगा तो 1 गो में आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मीज़ॉन कहलाता है, पॉजिट्रॉन कहलाता है, ठीक है, माइट बी, न्यूट्रॉन नेवर, कोई चार्ज नहीं होता, ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। जब एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन खुद ही कट गए तो क्या बचा सिर्फ पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन 41 पे जाते हैं जनाब। तो क्या है क्वेश्चन 41, इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा कंजर्व रहेगा। नंबर 1 मास, नंबर 2 मोमेंटम, नंबर 3 एनर्जी। तो ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन जो है लॉ ऑफ तमाम कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं, तमाम कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। When describing the isotope of the same element, the most accurate statement is। जब हम डिस्क्राइब करते हैं आइसोटोप की, किसी भी सेम एलिमेंट के आइसोटोप को, तो इनमें से कौन सी मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट को, इसमें से कौन सी है। ठीक है बेटा, तो बहरहाल द सेम हम बात करते हैं यहाँ पर, द सेम स्पिन, क्या उसमें जो है सेम स्पिन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नंबर 2 बात करते हैं हम, द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक मास होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, ठीक है, और इसी तरह सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, नो एलिमेंट में हैव मोर देन 3 आइसोटोप। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ये भी नहीं है और स्पिन की बात भी नहीं हुई। अब बचे दो ऑप्शन, बी और सी। द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो और जो है सेम मास नंबर हो, तो ये बीटा डी के कहलाता है आपके पास, अगर आपको याद हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सी है, द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, तो यही आइसोटोप की डेफिनेशन है बेटा। तो 20 आपके पास जो है ये सी, सॉरी सी इज़ द आंसर, ये सी लिखा हुआ है, बुलेट्स आ गए होंगे गलती से। बहरहाल 43 पे चलते हैं। इफ़ 92 to 35 डीके बाय emitting 2 अल्फ़ा 1 बीटा एंड 2 गामा रेस। ओह माय गॉड, देखते हैं। ये है U92 और ये है 235। अब क्या हो रहा है यहाँ ज़रा देखते हैं, कितने 2 अल्फ़ा 2 इंटू 2He4 प्लस 1 बीटा, तो 1 बीटा पार्टिकल और 2 गामा फोटॉन। ठीक है, गामा रेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दिस इज़ एनर्जी। ठीक है, 1 गामा रे 2 गामा रे, बहरहाल ये ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ इनसे फ़र्क पड़ता है। आइए अब इनको देखते हैं। देखें चार्ज नंबर 2 है तो 2 2 क्या हो गया 4, ये तरीका होता है, -4 कर दिया आपने। ठीक है, पहले चार्ज नंबर को डील कर लें, कोई एक चीज़ पकड़ लें पहले आप, फिर बीटा डी के। अच्छा बीटा डी के में अब 92 में से 4 गए तो कितना बचना चाहिए आपके पास, 88 बचना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बाय डिफ़ॉल्ट एक चार्ज आ गया, ठीक है आ गया, ये कौन सा हुआ, नेगेटिव बीटा डी के। कौन सा हुआ, नेगेटिव बीटा डी के। आ गया तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो अब इधर देखें तो हमारे पास क्या बचता है, 89। चले जी, इससे कहानी नहीं समझ में आ रही, अभी इसको होल्ड पेयर कर दें। ठीक है, हमने निकाल तो किया है, लेट सपोज होल्ड पेयर कर दें हम इसको। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मास नंबर। तो मास नंबर कितना है बेटा, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 8 माइनस 235, 8 माइनस 235, यानी 235 में से हम क्या माइनस करें, 8, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 2 2 7, आई थिंक 2 2 7। देखें 15 में से 8 का 7 बचा और फिर 2 2 2 7, तो ये 2 2 7 आ रहा है और हमारे पास आ रहा है 89। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच पार्टिकल मार्क्ड ए इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए की जगह कौन सा पार्टिकल आ रहा होगा, ये ज़रा आपने बताना है। आइए देखते हैं। तो क्या कहता है इस रिएक्शन में, आइए ज़रा कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं। 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो 6 तो इधर मौजूद है। ठीक है, बैलेंस हो गया। 9 और 4 कितने हो गए, 13, लेकिन यहाँ क्या मौजूद है, 12। मास नंबर कौन बढ़ाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इधर ए की जगह क्या आना चाहिए, 0 N1 आना चाहिए। 1H1 नहीं आ सकता क्योंकि चार्ज नंबर ही बढ़ा है, चार्ज नंबर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 0 N1 न्यूट्रॉन है, यस ये पॉसिबल है, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। राइट ऑप्शन आपको मिल गया 0 N1। 45 को देखते हैं मेरे बेटा। अब 45 में क्या पूछ रहा है, द मास ऑफ द फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज कॉल्ड।
ठीक है। सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन के लिए जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो आपको बताया था ये कहलाता है क्रिटिकल मास। इसकी डेफिनेशन आपको पता है, सब अब कुछ नहीं होता। क्रिटिकल मास की पहले बात हुई है मेन। तो फर्मी एक साइंटिस्ट था, फर्मी ने जो है एक्सप्लेन किया था फर्मी मास उन एटम्स के लिए। बहरहाल हम देखते हैं क्रिटिकल मास को, दिस इज़ नॉट योर टॉपिक। आगे देखते हैं 46। कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन इज़ मेंटेन्ड इन, ठीक है, गैलेक्सीज में कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन, गैलेक्सीज में फ्यूजन रिएक्शन मोस्टली हो रहा होता है। सन पर भी फ्यूजन हो रहा होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जाता है तकरीबन बहुत ज़्यादा स्पीड से, जिससे एक एनर्जी मिलती है और उसको फिर आगे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो साइक्लोट्रॉन टाइप एक डिवाइस होती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन चेन रिएक्शन होता है बाय यूजिंग द कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का हम यूज़ करेंगे, न्यूट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे तो फिजन रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फिजन कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 47 पे देखते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड द स्टार्स इज मेनली ड्यू टू द फ्यूजन। अभी हमने बात की है, फ्यूजन की वजह से होती है। दिस इज फ्यूजन नॉट फिजन। ओके, तो हम बात करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में क्या कह रहा है? द डिवीजन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाय द थिन मेटल फॉइल थ्रू द एंगल्स दैट रेंज फ्रॉम 100 टू 180 डिग्री। ठीक है, 100 से 180 डिग्री के दरमियान हो तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? एक्चुअली स्कैटरिंग फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, स्कैटरिंग फ्रॉम द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है, या डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस को एक्सप्लेन करता है, या स्कैटरिंग फ्रॉम द स्मॉल बट द हैवी रीजन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी बेटा? द डिवीजन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स की। तो इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक, जब 100 टू 180 डिग्री के दरमियान रेंज हो तो हम इसे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस कहते हैं। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, अगेन ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ऑप्शन सी बच रहा है। ठीक, टेक्निकली आपने देखना है, नहीं आता नो प्रॉब्लम, जो आता है उसका तो फ़ायदा उठाएं। अब जो नॉलेज आपको पता था वो नॉलेज आपने इस क्वेश्चन में यूज़ किया और सही आंसर खुद ही पता लगा लिया। 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द अल्फा पार्टिकल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है किसके लिए बेटा? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल कॉज आयनाइजेशन ऑफ एयर मौजूद पार्टिकल्स के आयनाइज कर देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन जो है वो होती है, ऑफ कोर्स होती है। दे आर यूज टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन द मटेरियल कास्टिंग। नो, दे कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखेंगे आपने गलत ऑप्शन खुद ही निकाल लिया, सही ऑप्शन आपको पता चल गया। 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सच दैट द 5/6 ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ द डीके इन 12 days. What fraction is undecayed after 24 days? बेटा 12 + 12 कितने होते हैं? 24। एक रिलेशन ध्यान में रखिएगा, दिस इज 24। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा था कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सच दैट ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बेटा कोई भी एलिमेंट था वो कितना था? ए था, ठीक है, और उसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है? 5/6। ठीक है, तो माइनस दिस इज क्या हो जाएगा? 5/6 ऑफ ए,
हाफ लाइफ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये कितनी बची बेटा, ये बची a/6, और ये निकल गई हमारे पास नई हाफ लाइफ कितने दिन में, 12 दिन में। ये 12 दिन में हाफ लाइफ निकली। 12 दिन में कितनी निकली, a/6। अगले 12 दिन में फिर कितनी निकलेगी, a/6। ठीक है, तो जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इन शॉर्ट, तो आपके पास क्या आएगा, 36। तो बी आंसर आपके पास हो जाएगा 1/36। हियर ए इज मिसिंग। अच्छा जी, देखते हैं। द न्यूली प्रिपेयर्ड लाइक दैट, इसी तरह का क्वेश्चन है। प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड हैज़ अ डीके कांस्टेंट ऑफ exponent 6, decay constant lambda of the exponent 6 per second. What is the approximate half life of the nuclide? I think this is wrongly done, तो mistakenly यहाँ पर आ गया है no. What is the approximate half life of the nuclide? ठीक है, approximate half life निकालनी है किसकी, न्यूक्लियाइड की। दिस इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन, सॉरी, तो मैं इसको दोबारा सर्च कर लूँगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो हाफ लाइफ है हमारे पास सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, सच दैट द 7/8। आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज आई थिंक ओवर हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, नो इशू। तो ये जो सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन 52 का है। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है ये 51 का है। देखें, हाफ लाइफ हमें लेमडा दिया हुआ था कितना, एक्सपोनेंट 6। ठीक है, हमें निकालनी थी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बराबर होती है 0.693 ओवर लेमडा। ये 51 का बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। हमें जो है एक रिलेशन पता है, ठीक है, सेकंड से हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वीक्स के अंदर। तो ये कन्वर्जन है। तो ये जो आंसर आया है 693,000 सेकंड्स, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, इस नंबर से। ये आपके पास यहाँ मैंने अलहदा से सॉल्व करके दिया हुआ है, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो 1 वीक इज़ इक्वल टू 1 × 7। एक वीक 7 दिन 24 घंटे और 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में। सबको मल्टीप्लाई किया तो 604,800 आपके पास वैल्यू आ रही होगी। तो मेहरबानी करके साल के सेकंड्स को, मिनट्स को, इस तरह की जो चीज़ें जो मैंने शुरू में करवाई थी उसे याद कर लीजिएगा प्लीज़। तो इसको इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया। अब डिवाइड करने का तरीका क्या, ज़रा देखें। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये रफली बता रहा हूँ आपको। एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू। अब आप देखें ये क्या है, 69। अब आप देखें ये वैल्यू क्या है, 69। मैं ज़रा सा क्लीन कर दूँ। ठीक है, ये आपके पास जो वैल्यू है ये क्या है बेटा, पॉइंटर की हेल्प लेते हैं। ये है 69, कितनी है, 69, और ये वैल्यू क्या है, 60। जब 69 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो एक कॉमन सेंस है, आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1। और हम किस में कन्वर्ट किया, वीक में। आप देख लें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज़ 1 वीक। ठीक है, जब वैल्यू वीक की पुट की है तो भाई कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेनी। जब वैल्यू वीक की पुट की है तो आपके पास क्या आ रहा है, वीक में ही आंसर आएगा। तो ये हमने 1 वीक निकाल लिया। ठीक है,
ये तो सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर सेकंड्स आ गए, आपने देखा वीक में इतने डिजिट्स होते हैं, आपने कहा ये वीक में ही आंसर है, ये लें जी वीक में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जनाब जी, तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में इशू हो गया है यहाँ पर। तो ये जो पूरा ऑप्शन है और ये पूरा 51 का है। एक्चुअली टाइपिंग करना और फिर यहाँ लिखना, पावर पॉइंट में थोड़ा सा लिखना और पावर्स को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस 52 के सारे ऑप्शंस जो है वो कहाँ मौजूद हैं हमारे पास, इस प्रीवियस क्वेश्चन में मौजूद है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, बहरहाल ये ऑप्शंस हैं 52 के हैं, कॉपी पेस्ट का इशू हो गया है। ठीक है, और ये पूरा जो पोर्शन है 52 का है बेटा। ठीक, सोल्यूशन भी तो 52 को देखते हैं। 52 में क्या पूछ रहा था, द हाफ लाइफ ऑफ द सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 7/8 ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डी के इन द 12 डेज। वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 है ये भी। ठीक है, तो अगर 7/8 था, यहाँ देख लेते हैं, 12 दिन में 7/8 था तो 24 दिन में कितना होगा। पहले ओरिजिनल ए था, 7/8 ऑफ ए निकाला हमने। ठीक है, और फिर जब इसको सब ओरिजिनल ए था और हाफ लाइफ जो थी 7/8 ऑफ ए थी। ठीक है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a/8 बचेगा। 12 दिन में a/8 है, तो अगले 12 दिन में भी कितना होगा, a/8 होगा। अगले अगले 12 दिन में भी कितना होगा बेटा, a/8 होगा। ठीक है, तो a/8 और a/8 कितना हो जाएगा, a/64 हो जाएगा। सही है, a/64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है a/68 जो है वो सॉरी a/64, 8 × 64 होता है। ठीक है, a/64 विल बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं 53 पर बेटा। द हाफ लाइफ ऑफ द सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 32 आवर्स। 32 आवर्स जो है हाफ लाइफ है हमारे पास। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल वुड रिमेन आफ्टर 16 आवर्स। ठीक है, 32 हाफ लाइफ है और जो टाइम है आपके पास वो क्या है, सैंपल का 16 आवर्स का है। तो आपने 16 डिवाइडेड बाय 32 किया, हाफ लाइफ डिवाइड में आती है बेटा, जहन में रखिएगा। तो जो भी टाइम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं दूसरे टाइम से। हाफ लाइफ डिवाइड में है तो हाफ लाइफ को हमने नीचे लिखा 16/32। ठीक है, ये बचा आपके पास 1/2 लाइफ्स। ठीक है, 1/2 लाइफ्स। एंड हमें फार्मूला पता है, ये मैं थ्योरी में बता चुका था, n/n0 जो है वो बराबर होता है हाफ ऑफ की पावर n होती है। ठीक है, n जो है स्मॉल n, ये n आई है बेटा आपके पास नंबर ऑफ लाइफ्स। तो हाफ की पावर हाफ हो गई, तो हाफ की पावर हाफ का मतलब हो गया 1/, ये हो गया बेटा 1/√2 हो गया। 1/√2 जो है 0.703 होता है, तो अप्रॉक्स 0.70 समथिंग होता है, तो इसे 0.71 ले लिया हमने, तो बी इज़ द आंसर। ठीक है, 54 देखते हैं बेटा। 54 में क्या कहता है, हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल है, N14 है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है, O8 17 है, आइसोटोप ऑक्सीजन है। व्हाट कुड बी द अदर प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इत्तफाक से यहाँ पर ये पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको मैंने हाईलाइट करना था, बहरहाल रह गया। तो होता क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है कोलाइड कर रहा है किससे, इससे। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल कोलाइड कर रहा है नाइट्रोजन से। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं, 7 और 2 9 होते हैं। तो इधर देख लेते हैं, 8 और 1 9 हो गए। ठीक है, अच्छा चार्ज नंबर बैलेंस है। अब मास नंबर बैलेंस करते हैं, 14 और 4 कितने होते हैं, 18। तो 17 और 1 कितने हो गए, 18। तो ये 1H1 मिल रहा है आपको। 1H1 क्या कहलाता है बेटा, एक प्रोटॉन ही कहलाता है। मास नंबर जो है सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जो चार्ज नंबर है वही मास नंबर है। तो प्रोटॉन आपको मिल रहा है बेटा। गैमा फोटोन अलोन, क्या सिर्फ गैमा फोटोन मिलेगा, और फोटोन अलोन एंड बीटा पार्टिकल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, गैमा फोटोन अलोन एंड अ न्यूट्रॉन,
अ गैमा फोटोन अलोन एंड अ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो है गैमा रेज मिल रही है और क्या मिल रहा है, नॉट फोटोन, इट्स अ प्रोटॉन, इट शुड बी द प्रोटॉन। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं आगे 55 पर। विच न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर, कौन सी न्यूक्लियाई जो है वो कंटेन करेगी किसको, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। इनमें से कौन सा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेन कर रहा होगा, आइए देखते हैं। ये 6 है, ये भी 6 है, ये 12 है और ये 14 है। तो 12 में से 6 गए, 6 बचे, 14 में से 6 गए, 8 बचे, ठीक है। ये इसको माइनस करके देख लें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसको इसमें से माइनस कर लें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 23 में से 11 गए, 12 बचे। 24 में से 12 गए, 12 बचे। तो यही आपके पास आंसर है, दोनों में सेम न्यूट्रॉन मौजूद है। इसको भी करके चेक कर लें, सेम आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 56 देखते हैं, 56 देखते हैं। तो 57, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ग्राफ है बेटा जो मैंने स्टडी करवाया था आपको लेक्चर में। मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई, विच ग्राफ शोज़, ये भी आई थिंक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है कोई। विच ग्राफ शोज़ हाउ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज विद द न्यूक्लियन नंबर ए। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मौजूद है, यहाँ पर न्यूक्लियन नंबर मौजूद है बेटा एक्स एक्सिस पर। तो ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं ABCD। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ का फ्लो जो है कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के ग्राफ में कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, बी में। नेक्स्ट ग्राफ में यहाँ से ग्राफ लाइन ऊपर जा रही है और ये भी तकरीबन स्ट्रेट जा रही है। इसमें थोड़ी वेरी कर रही थी बहुत ऊपर, लेकिन इसमें जो है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म जा रही है। इसमें जब ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्म जा रही है तो दिस इज़ आल्सो नॉट अ आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सी में देखते हैं। सी में क्या है कि ये यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा था। तो 50 एलिमेंट पर यानी एटॉमिक मास 15 पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, जहाँ पर आयरन होता है आई थिंक, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर पर, ठीक है। और बाइंडिंग फ्रैक्शन भी जिसे हम कहते हैं, फिर जो है ये डिक्रीज़ करने लगता है और फिर ये डिक्रीज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एकदम ये हाईएस्ट वैल्यू हमें तकरीबन 40 या 40 के करीब मिल गई है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद जो है ये फ्लक्चुएट करता है और देन इंक्रीज़ करता है। तो देन इंक्रीज़ की बात नहीं है, कंटिन्यूस क्या कर रहा होता है, डिक्रीज़ ही कर रहा होता है आई थिंक, ठीक है। आपने ग्राफ में देखा था। तो मैं आपको वो ग्राफ, बेटा ये वो ग्राफ है जो हमने लास्ट टाइम थ्योरी में पढ़ा था। आप यहाँ देख रहे हैं ये पीक्स आपके पास जा रही हैं, ये फिर फ्लो आपके पास 40 के बाद जो है मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर ये ग्राफ का स्लोप जो है ये डाउन होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, दोबारा इंक्रीज़ नहीं कर रहा, ठीक है, दोबारा इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अगर हम देखें तो ये 2 ग्राफ तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो रहे हैं। तो इस तरह का फ्लक्चुएटेड ग्राफ हमारे पास नहीं है, और ये जो है फिर स्मूथली जो है वो यूरेनियम तक जो है मज़ीद डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और ये पिक्चर जो है थोड़ी सी और क्लीन होगी तो आपको सी और डी का डाउट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने स्ट्रेच की हुई है इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर जो मुझे जो सही लग रही है वो पिक्चर दिस इज सी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे बेटा, और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करते ही फ़ौरन नहीं तड़पा करेंगे, आंसर फ़ौरन मिल जाएगा।
और थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया करें, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी आपसे। ठीक है, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ, देख रहा होता हूँ, आपका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैप्टर 17 के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।